नमस्कार। आज हम बात करेंगे भरतनाट्यम और कथक जो कि शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में। भरतनाट्यम की वेशभूषा का आप अंदाज़ा इस चित्र को देखकर लगा सकते हैं और इसी तरह कथक की भी वेशभूषा का आप अंदाज़ा इसको देखकर लगा सकते हैं। दोनों ही तरह की वेशभूषा कथक में प्रयुक्त होती है। तो बात करते हैं भरतनाट्यम की। ये जो नृत्य प्रकार है वो दक्षिण के तंजौर और तिरुनेलवेली आदि प्रदेशों में अनेक शताब्दियों से प्रचलित है। यह मूलतः धार्मिक नृत्य रहा और ईश्वर की उपासना के अंतर्गत देवदासियों द्वारा मंदिरों में किया जाता रहा। देखिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा नृत्य प्रकार है जो देवदासियों द्वारा मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा कि भरतनाट्यम। इसकी शिक्षा देने वाले जो लोग हैं उनको नटुअन कहा जाता है। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आ जाता है, और जो कि परंपरागत रूप से इस चीज़ का पेशा करते हैं, यानी प्रोफेशनल जो होते हैं वो नटुअन कहलाते हैं, जो शिक्षा देते हैं इसकी। मंदिर की देवदासियों को नृत्य सिखाना इनका कार्य होता था। जब तक नृत्य में आराधना का भाव रहा उसको समाज में प्रतिष्ठा मिलती रही। फिर धीरे धीरे इसका स्तर गिरने लगा। इसका सांस्कृतिक पुनर्जीवन के अंतर्गत शास्त्र के कलाकारों का ध्यान नृत्य के वास्तविक महत्व की ओर गया और उन्होंने इस कला को फिर से जीवनदान दिया। चूँकि ये प्रथा जो थी दक्षिण के मंदिरों में प्रचलित थी, तो धीरे धीरे ये समाप्त सी होने लगी थी। फिर कलाकारों ने इस पर ध्यान दिया और इसके पुनरुत्थान के लिए फिर से प्रयास किया। भरतनाट्यम जो है वो अपनी भावाभिव्यंजना के लिए प्रसिद्ध है और आज के समय में भरतनाट्यम एक बहुत प्रचलित नृत्य प्रकार है जो दक्षिण ही नहीं उत्तर के भी सभी क्षेत्रों में विद्यार्थी सीखते हैं और प्रस्तुत करते हैं। यह प्राय स्त्रियों के लिए विशेष उपयुक्त माना गया है। अब देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा आप कौन सा जो नृत्य प्रकार है वो पुरुषों के लिए है और कौन सा स्त्रियों के लिए है। इसमें राधा कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की अनेक लीलाओं को नृत्य के द्वारा मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य गीत के साथ चलता है। गीत के भावों को मुद्राओं के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। लय और भाव दर्शन की दृष्टि से इस नृत्य के कुछ विभाग किए जाते हैं, जैसे आलारिपु हुआ, जेथी स्वरम हुआ, शब्दम, वर्णम, तिल्लाना। ये इस नृत्य के विभाग हैं जो अलग अलग करके प्रस्तुत किए जाते हैं। भरतनाट्यम के प्रदर्शन का जो आरंभ है वो आलारिपु से होता है। इसके बाद जेथी स्वरम, शब्दम आदि इत्यादि जो ये विभाग इनके बने हुए हैं उसका क्रम चलता रहता है। आलारिपु में नर्तकी संपद वाली सहज मुद्रा में एक स्थान पर खड़ी होकर अपने पैरों को अलग अलग करती है और हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर जोड़ते हुए स्थिति में रखती है। देखिए, इसके बारे में जितना बताया जा सकता है मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी अगर आप इसकी कोई प्रस्तुति देखेंगे। इसी स्थिति में नर्तकी अपने सिर, नेत्रों और हाथों को ताल एवं स्वर की लय में हिलाना शुरू करती है। इसको रेचक कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसे रेचक कहते हैं। जेथी स्वरम में यही कार्य द्रुत लय में किया जाता है। वर्णम भरतनाट्यम का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। वर्णम में गीतों का अभिनय विभिन्न अंगों प्रत्यंगों के द्वारा किया जाता है। पदम में श्रृंगार रस के पदों का अभिनय कल्पना से सजाकर किया जाता है। तिल्लाना में उत्तरी भारत के तराने के समान मृदंग के विविध बोलों को आधार बनाकर अति द्रुत लय में हाथ, मुंह एवं पुट्ठों की गति दर्शाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं कथक की। कथक जो है उत्तरी भारत में ये शैली सर्वाधिक प्रचलित है और लोकप्रिय रही है। इसको नटवरी नृत्य भी कहते थे। इसका दूसरा नाम जो है वो नटवरी नृत्य भी है। कथक का संबंध संस्कृत के कथक शब्द से है। यह वर्ग प्राचीन काल में कथा वाचन और उसके अभिनय के लिए प्रसिद्ध रहा है। जैन ग्रंथों में कथक के लिए कहग रूप का उल्लेख मिलता है। इसका समावेश नट, नर्तक आदि उन कलाकारों के साथ किया गया है जो अपनी कला के माध्यम से जनता का प्रबोधन और मनोरंजन करते थे। कथक का विकास मंदिरों और दरबारों में होता रहा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास अपने हरि कीर्तन में यही नृत्य किया करते थे। इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो अवध के दरबार में विकसित हुआ, ऐसा कहा जाता है। मध्यकालीन वातावरण में प्रभावित होकर यह नृत्य अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि छोड़कर श्रृंगार के प्रदर्शन तक सीमित हो गया। चूँकि जब मंदिर से निकलकर ये कला दरबारों में आ गई तो वहाँ धार्मिकता कम होती गई और श्रृंगार जो प्रदर्शन है वो इसमें बढ़ते चला गया।
ठुमरी और टप्पा जैसी गीत शैलियों ने इसके लिए शब्द और लय प्रदान की। अलंकार प्रियता के कारण पखावज और तबले के टुकड़े पैर के माध्यम से भूमि पर बजाए जाने लगे। देखिए, जैसा माहौल मिलता है कला जो है उसी तरह से पनपना शुरू हो जाती है। तो कथक की जो अंग हैं वो है 3 अंग: नृत्य, गत और अभिनय। नृत्य में लय के साथ केवल अंग संचालन होता है। यह लयकारी परण, टुकड़ों और बोलों के द्वारा दर्शाई जाती है। गत में श्री कृष्ण लीला का निरूपण हस्त और मुख की भंगिमाओं द्वारा किया जाता है। इसमें पैर से केवल लय दिखाने वाला आघात किया जाता है। और तीसरा जो है अभिनय अंग, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें नर्तक गीत गाता है और प्रत्येक शब्द के भाव विविध अभिनयों के द्वारा व्यक्त करता है। वर्तमान में इस कला के जो है 3 घराने माने गए हैं: लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। जयपुर तथा बनारस घराने का विकास लखनऊ घराने से ही हुआ है। इसका जो मूल घराना है वो लखनऊ घराना ही है। कृष्ण लीला के प्रसंग इसकी गतों के विषय होते हैं। कथक की वेशभूषा सामान्य रूप से चमकदार शेरवानी, चूड़ीदार पजामा, कलावत्तू वाली अलंकृत टोपी, अंगरखा इत्यादि होती हैं। इसका विकास मध्यकाल में होने के कारण इस पर मुस्लिम और राजपूत वेशभूषा का प्रभाव अधिक पड़ा। और इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो लखनऊ घराना है वो अपने अभिनय पक्ष के लिए प्रसिद्ध है। भावपूर्ण जो अभिनय दिखाया जाता है उसके लिए। और जयपुर घराना जो है वो अपने पद संचालन के लिए प्रसिद्ध है कि जयपुर घराने में पद संचालन का कार्य बहुत मात्रा में होता है, ये इसकी विशेषता है। और लखनऊ घराना जो है उसमें भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व है, यानी अभिनय पक्ष का विशेष महत्व है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।